गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कंपैरिजन ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल एंड अल्कोहल, फिनोल एंड वाटर, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनोल। तो आज का उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं बेटा। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल। ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल को देखते हैं, इनमें से कौन सा ज्यादा एसिडिक होता है। चलो देखते हैं कैसे देखेंगे बेटा इसको। चलिए, फिनोल क्या होता है, बेंजीन पे ओच लगा दो। जब ये एसिड की नेचर दिखाएगा तो डेफिनेटली में एक्स्ट्रा साइड डोनेट करेगा। तो इसका कॉन्जुगेट बेस कौन सा बनेगा बेटा, फिनोक्साइड आयन। कौन सा कॉन्जुगेट बेस बनेगा बेटा इनका, फिनोक्साइड आयन। ऐसे ही जब कार्बोक्सिलिक एसिड, वो तो एसिड नाम नहीं है क्या, तो जब ये एसिड के रिएक्ट करते हैं तो एक्स्ट्रा साइड डोनेट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलेट आयन। तो हमने पढ़ रखा है क्या, जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होता है वो एसिडिक उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक उतनी ही ज्यादा होती है। तो अगर हमें फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड को कंपेयर करना है, किसके एसिडिक नेचर ज्यादा है, तो क्या कंपेयर करना पड़ेगा, फिनोक्साइड आयन और कार्बोक्सिलिक आयन में कौन ज्यादा स्टेबल है। हमें क्या देखना पड़ेगा बेटा, फिनोक्साइड आयन और कार्बोक्सिलिक आयन में कौन ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, दोनों ही क्या होते हैं, रिजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं। फिनोक्साइड आयन भी रिजोनेंस स्टेबलाइज है, ये भी रिजोनेंस दिखाएगा, है ना। और एज वेल कार्बोक्सिलिक आयन भी रिजोनेंस है, दोनों ही रिजोनेंस स्टेबलाइज है। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा ये देखना है ना। तो चलिए देखते हैं कि फिनोक्साइड आयन और कार्बोक्सिलिक आयन में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, दोनों को भी दोनों ही रिजोनेंस दिखा रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं। देखो, अगर मैं फिनोक्साइड आयन के रिजोनेंस की बात करूं, अगर हम फिनोक्साइड आयन के रिजोनेंस की बात करते हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं उसकी, तो कैसे बनाएंगे बेटा, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन पेयर इधर डोनेट करेगा, कार्बन ये वाला ग्रुप इधर को तोड़ेगा, है ना। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी आपको आती होगी, 11वीं क्लास में बहुत कराया जाता है ये वाला टॉपिक। ओके, तो इस पे कैसे आ जाएगा बेटा, नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड ओ एंड हियर ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड। ओके, उसके बाद क्या होगा बेटा, ये वाला डबल बॉन्ड फिर क्या होगा, इधर घूमेगा, नेगेटिव डबल बॉन्ड, है ना। ऐसे आगे फर्दर स्ट्रक्चर्स बनेंगे, हालांकि हम इसको ठीक है ऐसे क्या होगा बेटा, आगे फर्दर स्ट्रक्चर्स बनेंगे कि ऐसे, देखो कैसे बनेंगे। ये वाला बॉन्ड फिर क्या होगा बेटा, ऊपर शिफ्ट होगा, यहां पे आ जाएगा नेगेटिव डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फर्दर ये वाला बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड ओलिगो। तो ये इसमें बेटा फिनोक्साइड आयन का रिजोनेंस है। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिजोनेंस क्या है, R O नेगेटिव, है ना। इसमें सिंपल क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ऊपर हो जाएगा, इसका नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा, RCO डबल बॉन्ड O नेगेटिव डबल बॉन्ड हो, यानी डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, है ना। अच्छा, रिजोनेंस तो दोनों में। अच्छा देखो, इसमें क्वेश्चन भी अलग अलग तरीके से बनता है, एक तो डायरेक्ट यही बन जाता है। अच्छा, एक ही पूछा जाता है कि जो फिनोक्साइड आयन है उसकी तो ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 पांच रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन जो कार्बोक्सिलेट आयन है, कार्बोक्सिलेट आयन में तो 2 ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो इन दोनों से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। अब देखो, दो कॉन्सेप्ट हमने रिजोनेंस में पढ़े हैं। एक कॉन्सेप्ट हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जिस आयन का या जिस मॉलिक्यूल की जितनी ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है वो इतना ज्यादा स्टेबल है ना। एक तो ये कॉन्सेप्ट पता है। एक कॉन्सेप्ट और इसके साथ साथ बेटा क्या, कि अगर जो निगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन के बीच में डिलोकलाइज होता है तो वो रिजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव होता है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होती है ना। देखो रूल क्या है बेटा, अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है बेटा इन वाले स्ट्रक्चर में, किसके ऊपर आ रहा है, कार्बन के ऊपर, ना तो कार्बन है तो है ना। अच्छा, कार्बन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम नहीं है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है वो देखो दोनों क्या हो रहा है, एक बार तो कहां पे आ रहा है, यहाँ पे, एक बार यहाँ पर, यानी कार्बोक्सिलेट आयन में जो निगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे है, दोनों में, दोनों स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। लेकिन जो फिनोक्साइड आयन है उसमें निगेटिव चार्ज कहां है बेटा, पॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन पे आ रहा है। तो क्योंकि फिनोक्साइड आयन में निगेटिव चार्ज कार्बन पे आ रहा है, जबकि कार्बोक्सिलिक आयन में निगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन पे आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक आयन का रिजोनेंस होता है वो ज्यादा इफेक्टिव है ना। हम क्या कहेंगे बेटा, रिजोनेंस
resonance of carboxylate ion, resonance of carboxylate ion is more effective, more effective. क्यों है more effective? As negative charge is delocalized by two electronegative oxygen atoms, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स, यानी कार्बोक्सिलेट आयन में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम क्या कर रहा है, डीऑक्साइड कर रहा है। इसलिए जबकि फिनोक्साइड आयन में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन वो कर रहा है, इसको कार्बन कर रहा है ना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है, तो हम क्या कहेंगे कि कार्बोक्सिलेट आयन का रिजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव होता है। दैट्स व्हाई तो हाँ जी बेटा, तो हम कह सकते हैं तो कार्बोक्सिलेट आयंस आर मोर स्टेबल देन फिनोक्साइड आयन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड are more acidic than phenol. कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनोल, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है कॉन्जुगेट बेस, वो इफेक्टिव रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल है। ओके, तो ये रीजन होता है, समझ आया बेटा। तो अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो अगर हमने एसिडिक नेचर के सीक्वेंस की बात करें तो सबसे कम एसिडिक कौन आएगा हमारे पास, अल्कोहल्स, है ना। अल्कोहल्स में भी सबसे ज्यादा एसिडिक, सबसे कम टर्शियरी, इससे ज्यादा सेकेंडरी, इससे ज्यादा प्राइमरी, है ना। उसके बाद है हमारे पास क्या, वाटर। उसके बाद कौन सा था बेटा, वाटर। वाटर से ज्यादा एसिडिक कौन थे, फिनोल। फिनोल में भी क्या होगा बेटा, जिनमें -R और -I होगा वो ज्यादा एसिडिक होंगे, और जिनमें +R और +I इफेक्ट होगा वो लेस एसिडिक हो जाएंगे, है ना। ये पढ़ रखा है मैं। फिनोल से ज्यादा कौन सा है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कौन है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिनोल से ज्यादा एसिडिक कौन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ये बेटा जो -R और -I इफेक्ट होंगे वो एसिडिक नेचर को इनकी बढ़ा देंगे, और जो +R और +I होंगे वो एसिडिक नेचर को क्या करेंगे, घटाएंगे, है ना। तो इसमें को क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, ये हमारा सारा एसिडिक नेचर वाला पार्ट। इसमें एक पॉइंट और बचता है बेटा, कौन सा, एसिडिक नेचर ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड and aliphatic carboxylic acid, aromatic carboxylic acid and aliphatic carboxylic acids। aromatic and aliphatic carboxylic acid। aromatic क्या होता है बेटा, जैसे CH3 COOH, और aromatic में कौन सा आ जाएगा बेटा, बेंजीन रिंग COOH। अच्छा देखो कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, मेन क्या है, COH तो दोनों में है, तो ये वाला रेजोनेंस दोनों में होगा, इसमें है CH3 और इसमें है बेंजीन। ओके, अच्छा CH2 तो हमें पता है +I इफेक्ट दिखाता है, और +I इफेक्ट तो एसिडिक नेचर को क्या करेगा बेटा, डिक्रीज कर देगा एसिडिक नेचर को, है ना। ये एसिडिक नेचर को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अच्छा, ये वाला कार्बन हो जाएगा sp3 हाइड्राइड, कौन सा बेटा, sp3। जबकि जो बेंजीन रिंग वाला कार्बन होता है sp2 हाइड्राइड। और हमें पता है अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp कार्बन, उससे कम होता है बेटा sp2 कार्बन, और सबसे कम होता है sp। तो अगर मैं इस कार्बन को और इस कार्बन को कंपैरिजन करूं तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी है इसकी, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन खींचने यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी, सीधी सी बात है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी कम
इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगा, है ना। इसमें sp3 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, इसलिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा प्लस इफेक्ट ज्यादा दिखाएगा तो एसिडिक नेचर को ज्यादा डिक्रीज करेगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं बेटा इसमें sp2 पे sp2 की वजह से, sp2 कार्बन की वजह से, बेंजीन के sp2 कार्बन की वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बहुत कम होती है एज कंपेयर टू एलिफैटिक। तो हम कह सकते हैं यहाँ से एरोमेटिक कार्बन्स में कैसे होंगे ज्यादा एसिडिक होंगे, क्योंकि इनमें कौन सा कार्बन है, sp2 कार्बन है, तो ये क्या होगा बेटा मोर एसिडिक, मोर एसिडिक, है ना। और ये क्या होंगे, लेस एसिडिक, ये क्या होगा बेटा लेस एसिडिक। ओके, तो ये था हमारा कौन सा, एसिडिक और बेसिक, एसिडिक नेचर का कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, देखो क्वेश्चन किस तरीके से आ जाएंगे आपको। एक तो क्वेश्चन आ जाएगा जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको कराया था कंपैरिजन करना, अरेंज द फॉलोइंग, देखो क्वेश्चन किस किस तरीके से आता है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर of their acidic strength, acidic nature of their, sorry, increasing order of their acidic strength। ओके, जैसे क्वेश्चन आपको दे देते हैं CH3COOH, CCl3COOH और CH3CH2COOH। एक तो ये आ जाएगा इस तरीके से। दूसरा फ्यूल वाला कल जैसे मैंने कराया था आपको लास्ट क्लास में, आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा OH, इसके यहाँ पे NO2 लगा दिया, है ना, OH सपोज तो यहाँ पे CH3 लगा दिया, एक बार केवल OH ले लेंगे इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको आ जाएगा एसिडिक नेचर में अरेंज करने के लिए। चलो पहले इन तीनों को देखते हैं बेटा, इसमें CH3COH, CCl3COH और CH2COH। इसमें क्या होगा बेटा, देखो CH3 कौन से में दिखाता है, प्लस आई, प्लस आई की वजह से ये एसिडिक नेचर को क्या करेगा, कम कर देगा। CCl3 में तो Cl क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है बेटा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये दिखाएगा माइनस आई, कौन सा दिखाएगा, माइनस आई फैक्ट, और माइनस आई फैक्ट दिखाने की वजह से इसके एसिडिक नेचर थोड़ी सी कम जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसमें CH3CH2COH, इसमें क्या होगा, देखो एक एक्स्ट्रा CH कार्बन लग गया, है ना, इसमें CH3 के बाद एक और एक्स्ट्रा कार्बन लग गया ना, तो इसका प्लस इफेक्ट और भी ज्यादा होगा, प्लस इफेक्ट और ज्यादा होगा तो उसकी एसिडिक नेचर और भी कम होगा। तो इन तीनों में अगर इसको कहो बेटा A, ये है B और ये है C, तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसकी होगी बेटा, इसमें B की, है ना। उससे कम कौन सा होगा A, और उससे कम कौन सा होगा, इन तीनों में सबसे कम कौन सा हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं तीनों को देखूं, इनको देखो, जैसे इन दोनों को देखो OH और NO2, OH CH3, इसमें केवल OH है, तो इसमें तो कोई कम ग्रुप है ही नहीं, इसके अलावा मेन देखो ये वाले ग्रुप तो सब में ही है ना बेटा, है ना। इसमें इसके अलावा CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इसमें NO2 ग्रुप लगा हुआ है। NO2 कौन से करने करता है, माइनस आई एंड माइनस आर, तो ये एसिडिक नेचर को बढ़ा देगा, CH3 प्लस आई फैक्ट दिखाएगा को बढ़ा देगा, और ये दिखाते, है ना। तो अगर इसको A बोलूं, इसको B बोलूं, इसको C बोलूं, सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर कौन सा होगा बेटा, A, उससे कम कौन सा हो जाएगा बेटा, सॉरी उससे कम कौन सा हो जाएगा बेटा, B, सॉरी C, एंड सबसे कम क्या हो जाएगा, तो ये सीक्वेंस है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कंपैरिजन के। अच्छा, इसके साथ साथ कि आपको जरूरी नहीं है एसिडिक स्ट्रेंथ की, आपको pKa वैल्यू में भी अरेंज करा सकता है, कि क्वेश्चन ऐसे दे सकता है अरेंज द फॉलोइंग इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर pKa वैल्यू। क्या देगा बेटा, pKa वैल्यू, pK यानी K क्या होता है, एसिडिक कांस्टेंट, 11th क्लास में किलो चैप्टर में हमने पढ़ा है ना। तो इसमें हमें क्या करना है बेटा, ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस आया, है ना। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे वो pKa वैल्यू में पूछ लेता, कौन सा, pKa, तो हमें याद रखना pKa जो होता है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के। pKa जो होता है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एसिडिक स्ट्रेंथ के।
pKa is inversely proportional to acidic strength, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी pKa वैल्यू कम होगी। तो pKa वैल्यू यहां पर सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटा, pKa वैल्यू में इसका मिल रहा है तो सबसे ज्यादा B देन C देन A, तो यही होगा होगा, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ और pKa क्या होते हैं एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए ये क्या होता है बेटा, इसका सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा। ओके, तो ये आता है एसिडिक नेचर का। एक और क्वेश्चन आता है, एक और क्वेश्चन आता है, वो आता है बेटा इनकी केमिकल रिएक्शन। देखो एक बार केमिकल रिएक्शन इसको देखना है एसिडिक स्ट्रेंथ की वजह से, केमिकल रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक स्ट्रेंथ, केमिकल रिएक्शंस ड्यू टू एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ है, सीधी सी बात है, एसिड है बेस के साथ रिएक्शन करेगा, नॉर्मल सी रिएक्शंस होनी है इनमें, बस तुम्हें याद रखने का पॉइंट क्या है, देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा, अगर हमारे पास, आपको ये 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, देखो आपको ये 11th क्लास में पढ़ाया जाता है इस तरीके से, अगर हमारे पास बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये तो रिएक्ट कर लेगा, स्ट्रॉन्ग दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। अच्छा अगर मेरे पास एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी रिएक्ट कर लेंगे। अगर मेरे पास एक बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, तो ये भी आपस में रिएक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर मेरे पास एक वीक एसिड है और वीक बेस है, वीक एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों ही वीक है, डिसोसिएट दोनों ही नहीं होंगे भाई। वीक एसिड कौन सा होता है जो डिसोसिएट नहीं होगा, वीक बेस कौन सा होगा डिसोसिएट नहीं होगा, तो जब डिसोसिएट नहीं होगा तो रिएक्ट क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जनरली होता है बेटा कि वीक एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्ट नहीं करता, जबकि अगर कोई भी एक स्ट्रॉन्ग है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो वीक बेस को डिसोसिएट कर देगा, वीक बेस है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड को, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो वीक एसिड को डिसोसिएट कर देगा, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो अपने आप ही डिसोसिएट हो जाएंगे, तो अपने आप ही रिएक्शन दिखाएंगे, है कि नहीं। तो इस चीज को मैं याद रखने की, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, एसिड और बेस अगर रिएक्ट करना है तो दोनों को कोई एक तो स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, अगर दोनों ही वीक है तो रिएक्शन नहीं होता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर होगा क्या, देखो अगर मैं बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ की हमने बात करी, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन से होते हैं बेटा, अल्कोहल, उससे कम सबसे कम एसिडिक अल्कोहल, उससे ज्यादा एसिडिक कौन से होते हैं, वाटर, उससे ज्यादा एसिडिक कौन से होते हैं, फिनोल, उससे ज्यादा एसिडिक कौन से होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक, सॉरी एलिफैटिक एंड देन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। अच्छा अगर मैं बेस की बात करूं बेटा, अगर हम किसकी बात करें, बेस की बात करें, जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो होते हैं हमारे पास कौन कौन से, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस की अगर मैं बात करूं बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, सबसे वीक बेस में होते हैं हमारे पास मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट,